अतुल जोशी साहब, आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन है इस पॉलिसी पर? देखिए, 2 चीज़ जो उन्होंने अवॉइड की, वो तो कैपिटल मार्केट की ट्रांसमिशन। उन्होंने डिपॉज़िट्स की बात की, इतने बेसिस पॉइंट हुए, लोन के इतने हुए, आउटस्टैंडिंग डिपॉज़िट पे इतने हुए, लेकिन जैसे ही बात सीपी-सीडी पे आ गई, तो उन्होंने कहा कि जनवरी में टाइट हुआ है, बट पूरे साल की जो रेट कट की ट्रांसमिशन है, वो लिटरली ज़ीरो है। सेम चीज़ जब जीसेक पे आके खड़ी हुई, तो मतलब फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि इंडियन जीसेक ग्लोबल क्रूज़ ले रहा है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी है। तो इंटरेस्ट रेट्स तो उन्होंने वहाँ पे भी वो अवॉइड कर दिया आंसर, और मेरे ख्याल से यही चीज़ प्रॉब्लमैटिक है। ये एक स्ट्रक्चरल इश्यू इंडिया में दिख रहा है कि सबसे लिक्विड मार्केट आपकी ट्रांसमिशन को नहीं दे रही है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो इसके ऊपर कुछ चर्चा-विचारणा मेरे ख्याल से होती तो बहुत अच्छा होता। और दूसरी चीज़, उन्होंने जीडीपी का अनुमान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने जो इन्फ्लेशन का अनुमान दिया है, उसको अगर हम बजट के साथ कोरिलेट करें, तो जो नॉमिनल जीडीपी अगर मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट कह रही है 10%, और अभी जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं Q1, Q2 के जो बड़े हैं, तो उसके हिसाब से जीडीपी ओवरऑल 6.8% थोड़ा-सा डिफिकल्ट लग रहा है। वो मोर लाइक 6% हो जाएगा, क्योंकि 10% अगर नॉमिनल है, तो आपको 4% इन्फ्लेशन लेते हैं, तो आपकी जीडीपी 6% पे आके रुकती है। या आप ऐसा करिए कि नॉमिनल को 11% कर दीजिए, तो आप 6.8 के करीब पहुँच सकते हैं। तो ये जो कश्मकश बिटवीन नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब इन्फ्लेशन, और रियल जीडीपी, ये तीनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा है, मेरे ख्याल से अगली पॉलिसी में शायद कुछ करे। बट इस वक़्त जो भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, जो अनुमान लगाया है सीपीआई का और जीडीपी का, उसको देखते हुए नॉमिनल जीडीपी 11 से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, जो दिख नहीं रहा है इस वक़्त। तो मेरे ख्याल से रियल जीडीपी शायद हम नीचे की तरफ देखें, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण पॉलिसी का। अतुल जोशी साहब, क्या लगता है, चूँकि आज गवर्नर साहब ने 2-3 बार नई सीरीज़ की बात कर ली कि जीडीपी को लेकर, महँगाई को लेकर नई सीरीज़ की तैयारी है। क्या कुछ आपको लगता है कि नई सीरीज़ के लिहाज से आरबीआई का स्टैंस बदल सकता है? नहीं, देखिए, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से कई सालों के बाद देख रहे हैं कि कोर इन्फ्लेशन कई बार उन्होंने मेंशन किया है। जनरली कोर इन्फ्लेशन की बात नहीं होती है, वो सीपीआई की बात होती है। उन्होंने कोर इन्फ्लेशन कम से कम 5 या 7 बार कहा कि वो कंट्रोल में है, और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो अनुमान बढ़ रहा है, वो प्रेशियस मेटल्स की वजह से बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं वो सिग्नल दे रहे हैं कि नई सीरीज़ में जो बदलाव होगा, उससे शायद इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ सकता है। वो थोड़ा रेट कट के लिए स्पेस क्रिएट करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो सीरीज आएगी, उसको स्टेबलाइज करना, नए नंबर्स आना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो पास्ट के डेटा से सीरीज बनेगी। तो उसकी फ्यूचर जो ट्रेंड है, वो कहाँ पर जाएगी, उसके लिए 3 से 4 महीने का समय देना बहुत जरूरी है। और उसकी वजह से ये बनता है कि शायद जून मोर अप्रोप्रिएट रहेगा कुछ भी एक्शन करने के लिए, खास करके रेट के बारे में। तो वो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 2-3 महीने, 4 महीने का वेट करके 2 आंकड़े सामने आना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और जो अतुल जोशी साहब आपकी राय लेनी है, $723 बिलियन का रिज़र्व हो गया अब फॉरेक्स रिज़र्व। हमको पहले से डर लगा था कि भई अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है, एक्सपोर्ट्स अगर कम होंगे तो पता नहीं डॉलर उतने आएँगे नहीं आएँगे, लेकिन यहाँ तो भर-भर के डॉलर है। फिर भी आरबीआई बेचता नहीं है, रुपया लगातार कमज़ोर है। इसका करेंगे क्या सर इतने डॉलर का? सी देखिए, इश्यू तो ये है, एकदम फंडामेंटल इश्यू है कि उन्होंने कहा कि आउटफ्लो कितना है, तो $5.8 बिलियन का नेट आउटफ्लो है। वो 1% भी नहीं है हमारे रिजर्व्स का। मान लीजिए हम लोअर लेवल की रिजर्व लेते हैं $650 बिलियन, तो भी 1% भी आउटफ्लो नहीं है। और जब इनफ्लो आता है, तो पूरा का पूरा स्टरिलाइज कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब रुपये को अप्रिशिएट होने की कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको स्टरिलाइज कर देते हैं। और जब डेप्रिशिएट होता है, तो रोकते नहीं है कि चाहे जितना भी डेप्रिशिएट हो जाए, 88 87 का सीधा 92 हो गया, नो प्रॉब्लम। तो ये एक समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर इस देश की सोच जा रही है। ये स्ट्रेटेजिक थॉट है। यू सी, रुपी डॉलर जो एक्सचेंज रेट है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास आर्म्स नहीं है, शस्त्र नहीं है। बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हम खड़े हैं। 11 महीने का इंपोर्ट कवर में अगर कंपैरेटिव डेटा देखूं, तो एडवांस इकोनॉमी में भी बहुत कम जन है।
एडवांस इकोनॉमी में भी ऑन एन एवरेज 15 दिन से लेके 3-4 महीने का एक्सपोर्ट कवर है, इंपोर्ट कवर है। तो इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं न कहीं ये थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट की और आरबीआई की चल रही है कि अगर हम रुपये को डेप्रिशिएट करते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। कई सारे 15 साल से रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं कि एक्सपोर्ट का और रुपये का बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, नॉट इवन इन सर्विसेज़ कंपनीज़। अगर ऐसा होता तो आज की तारीख में सर्विसेज़ कंपनीज़ पिछले 10 साल में जब रुपया ₹55 था, आज 90 हो चुका है, उनकी बैलेंस शीट कहाँ की कहाँ जाती। तो ये सब ऑटो एडजस्टमेंट वाले होते हैं एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म सर्विसेज एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट एग्रीमेंट, सारे ऑटो एडजस्टमेंट होते हैं। हर क्वार्टर अप्रिसिएशन हो या डिप्रिसिएशन अपने आप एडजस्ट हो जाता है और उसका कोई बेनिफिट 2 या 3 महीने से ज़्यादा मिलता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये आरबीआई को बहुत स्ट्रांगली सोचना चाहिए कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं और हिस्टोरिकल डेटा देखें पिछले 35 साल का, तो जब-जब रुपये अप्रिशिएट हुआ है, बहुत कम शॉर्ट पीरियड ऐसे हैं जहाँ पे रुपये अप्रिशिएट हुआ है, वहाँ पर हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव चलती है। हमारी डेफिसिट नहीं रहती, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वो रुपये को स्ट्रॉन्ग करती है। ये एक लूप बन जाता है कि आपका रुपये डेप्रिशिएट हो गया, आपकी डेफिसिट बढ़ जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से रुपये और डेप्रिशिएट होता है। तो ये एक लूप है। तो इसमें से कैसे बाहर निकलना, रुपये को स्टेबलाइज़ करने की आरबीआई की स्टेटेड पॉलिसी है, लेकिन हमने देखा है कि जब-जब आउटफ्लो होता है, तो बस रुपये को छोड़ देते हैं और इनफ्लो आता है, तो पकड़ के रखते हैं कि रुपये को अप्रिशिएट नहीं होने देंगे। तो ये मेरे ख्याल से सोच सोच क्या है गवर्नमेंट की, सोच क्या है आरबीआई की, समझ में नहीं आता। और ये पिछले हम मैं तो कम से कम 25 साल से देख रहा हूँ और डिसाइफर करने की ट्राई कर रहा हूँ कि यूएस की जो इकोनॉमी थी आज से 25 साल, आज की तारीख में बहुत बदतर हो चुकी है। एवरी सिंगल पैरामीटर के ऊपर, ना सिर्फ अमेरिका, पूरा यूरोप, सारे एडवांस कंट्रीज की इकोनॉमी हमसे बदतर हो चुकी है। तो भी हम डिप्रिशिएट हो जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पर सोच जा रही है। लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए रुपये डिप्रिशिएशन हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई रिसर्च, कोई डेटा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि रुपये डिप्रिशिएट होने से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। उल्टा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है रुपये डिप्रिशिएट होने से। तो मेरे ख्याल से अगर मैं देखूँ, अगर मैं कुछ अनुमान लगाना चाहूँ, तो मेरे ख्याल से मार्च तक ये वापस 91 क्रॉस कर जाएगा रुपये।